गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। जिस भी समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जानते हैं सीबीएसई 9th क्लास हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर दैट इज द फ्रेंच रेवोल्यूशन। प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे कि फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। और हमने पिछले वीडियोस में जो अभी तक हम 4 अपलोड कर चुके हैं, तो उसमें आपने देखा किस तरीके का वहाँ पे सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जो है सिनेरियो क्या था, है ना। तो किस तरीके से ये सब 4 अगस्त को हुआ और नेशनल असेंबली ने अपने आप को मतलब ये एक प्रण लिया, उन्होंने ओथ ली 20 जून को कि हम जब तक डिस्पर्स नहीं होंगे, जब तक हम कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेते हैं और जब तक हम लिमिट पावर्स को लिमिट नहीं कर देते मोनार्की की। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है, एक डेट दैट इज 1791। अभी तक हमने जो की थी दैट इज 1614, 1715, फिर 1774, उसके बाद फिर 1789 में हमें 2 ऑलरेडी जो एक पॉपुलेशन और एक ओल्ड, और फिर मई, जून, जुलाई एंड अगस्त। तो अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम जो चालू किया था इन्होंने, ये जो ड्राफ्टिंग जो पूरी कॉन्स्टिट्यूशन की कंप्लीट हुई, ये हुई आपकी जाकर 1791 में। तो इसके तहत यानी कॉन्स्टिट्यूशन जब बन गया, तो उसके बाद फ्रांस जो है वो क्या बन गया, फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की। और यही आज का हमारा टॉपिक है। तो प्यारे बच्चों, मोनार्की क्या होता है? मोनार्की में होता है राजा का बेटा ही राजा बनता है, राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा। और सारी पावर्स, लॉ बनाने की, किसी को सजा देने की, मतलब जुडिशियल, एग्जीक्यूटिव एंड लॉ बनाने की जो भी उनके पास पावर्स है, सारी की सारी जो है मोनार्क के पास होती है। मोनार्क यानी कि किंग, राजा, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की क्या होता है कि यानी कि अब आपने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में राजा आ गया है, लेकिन यहाँ पे भी कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की है ना। तो यानी कि यहाँ पर भी एज अ रिस्पेक्ट टू दैट फैमिली, तो उसी का बेटा जो है नेक्स्ट मोनार्की बनेगा, या उसी का जो संतान है वही बनेगी मोनार्की। लेकिन पावर्स किसके पास है? अब जो एब्सोल्यूट पावर सारी राजा के पास होती थी, अब किसके पास है? वो कॉन्स्टिट्यूशन के पास है। तो जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हुआ 1791 में, तो वैसे ही फ्रांस बिकम्स कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की क्या होता है। फिर आप देखेंगे प्यारे बच्चों, इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? टू लिमिट द पावर ऑफ किंग, मोनार्क, तो हमने वो कर दी। अब क्या है कि इन्होंने दूसरी चीज किया कि फ्रांस ने, जो अमेरिका ऑलरेडी कर चुका था आफ्टर द इंडिपेंडेंस 1776 में, कि सारी पावर को एक जगह नहीं रखा उन्होंने पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, पावर शेयर कर दी, पावर शेयरिंग। आप देखेंगे प्यारे बच्चों, कोविड का टाइम है, सिलेबस कम हुआ है, और उसके बाद भी 10th में से ये चैप्टर हटाया नहीं गया है, पावर शेयरिंग। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट ईयर में आप पढ़ेंगे पावर शेयरिंग को। तो पावर शेयरिंग की गई, है ना। तो पावर शेयरिंग में उन्होंने क्या किया कि जुडिशियल सिस्टम को मतलब अलग कर दिया, यानी कि जो न्याय व्यवस्था करेंगे, एग्जीक्यूटिव यानी कि जो उसको लागू करेंगे जो भी कानून है, उसकी एक अलग, जो कि किंग होगा और उसके मिनिस्टर्स होंगे। और साथ में हमने क्या कर दिया, जो कानून बनाने वाली है, जैसे दैट इज नेशनल असेंबली। तो प्यारे बच्चों, ये इसका स्ट्रक्चर बन गया। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? जेल के थ्रू। जेल लगाते हैं ना बालों में, जे फॉर जुडिशरी, ई फॉर एग्जीक्यूटिव, एल फॉर लेजिस्लेचर, राइट। अब हम देखेंगे प्यारे बच्चों कि ये जो फ्रांस की जो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बनी, यहाँ पे इलेक्शन प्रोसेस क्या था, किस तरीके से यहाँ पे चुनाव होता था नेशनल असेंबली तक पहुंचने के लिए। यहाँ पर आप एक चीज ध्यान देंगे प्यारे बच्चों, नेशनल असेंबली को आप ऐसे देखें जैसे भारत में हम पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, यानी कि पार्लियामेंट तक हम कैसे पहुंचते हैं। नेशनल असेंबली का जो चुनाव होता था वो डायरेक्टली नहीं होता था, वो इनडायरेक्टली होता था। अब ये क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे भारत में हम अपने हमारे प्रधानमंत्री को हम चुनते हैं डायरेक्टली, हम वोट करते हैं और हमारा प्रधानमंत्री को डायरेक्ट वो वोट जाती है ना, एमपीज के थ्रू, फिर वो चुनते हैं। लेकिन हमारे जो राष्ट्रपति हैं, हेड ऑफ द कंट्री है, उनको हम डायरेक्टली नहीं चुनते, हम एमपी और एमएलए को चुनते हैं, वो मिलकर फिर जो हमारे प्रेसिडेंट है उनको चुनते हैं। तो यानी कि ये इनडायरेक्ट प्रोसेस है। यानी कि हमें अब ये समझना है कि जो नेशनल असेंबली में किस तरीके से पहुंचा जाता था, किस तरीके से क्या क्या, ये तो आपको समझ में आ गया। जो किंग है उसकी पावर्स को अब चेक किया जाएगा, कंट्रोल किया जाएगा बाय द नेशनल असेंबली, राइट। अब हम देखते हैं कि जो फ्रांस की जो टोटल जो पॉपुलेशन थी 28 मिलियन, उसमें से मतलब जो 4 मिलियन ऐसे थे जो एक्टिव, यानी कि जो यहाँ पे वोटर्स थे उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। वन इज एक्टिव, वन इज पैसिव। पैसिव यानी जो वोट देने के अधिकारी नहीं है। अब ये एक्टिव सिटीजन्स में कौन आते हैं हम पहले देखते हैं, और फिर हम देखेंगे पैसिव में कौन आते हैं, यानी कि जो राइट टू वोट जिनको मिला हुआ है। तो जब आप एक्टिव सिटीजन्स में देखेंगे सिर्फ मैन, प्यारे बच्चों ये बहुत दुख की बात है। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, समझदार हुआ, आप लोगों की उम्र में जब मैं सोचने लायक हुआ, तो मुझे एक चीज समझ में आई
कि वुमेन को बहुत ही मतलब एक अच्छे से मतलब एज अ ह्यूमन नहीं ट्रीट किया गया, चाहे आप यूरोपियन डेवलप्ड कंट्रीज में देखें, जो कि एक बहुत ही खराब चीज है। और आज शुक्र है कि आज भी लेकिन काफी डिस्क्रिमिनेशन है, लेकिन फिर भी आज की डेट में बहुत कुछ अच्छा है जो कि शुरू से होना चाहिए था। हम यूरोप से इतनी चीजें सीखते हैं। तो यहाँ पे वुमेन को राइट टू वोट तो आप भूल ही जाएं। तो यानी कि पहली चीज तो आपको ये समझने की एक्टिव सिटीजन में यानी कि वुमेन तो है ही नहीं, चाहे वो गर्ल हो या वुमेन हो या आंटी हो, है ना, कोई भी हो, ग्रैंड माँ हो। अब जो मैन है उनमें भी कंडीशन क्या है कि पहली बात तो उनकी एज 25 से ऊपर होनी चाहिए, राइट, मैन की। दूसरी क्या है कि वो कम से कम अपने महीने की 3 दिन की सैलरी वेजेस एज अ टैक्स देता हो, यानी कि पैसे से मतलब नोट हो गया। तो अगर वो दे पा रहा है तो वो किस में आएगा, एक्टिव में, यानी कि वोट देने का अधिकारी है। और जो नहीं दे पा रहे हैं रेस्ट, वो सारे किस में, चाहे वो 25 साल से ऊपर भी हो, अगर वो टैक्स नहीं दे पा रहे तो इसका मतलब दे आर इन पैसिव। तो जो टोटल पैसिव जो सिटीजन्स थे इस समय वो 3 मिलियन थे प्यारे बच्चों, और जो एक्टिव थे दैट इज 4 मिलियन। ये हमें अपनी उसके लिए याद करना है। 28 मिलियन है, फिर 4 मिलियन, 3 मिलियन 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, राइट। तो ये तो है एक्टिव और पैसिव में। अब हम देखते हैं कि ये इनडायरेक्टली कैसे चुनते हैं प्यारे बच्चों। अब हम सिर्फ बात करेंगे एक्टिव की, क्योंकि पैसिव को तो हम कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं। तो जो एक्टिव सिटीजन है, जो 4 मिलियन है, ये आगे चल के इलेक्टोर्स को चुनते हैं। इलेक्टोर्स है ना, इलेक्टोर्स क्या है, यानी कि जो आगे फिर चुनेंगे नेशनल असेंबली के मेंबर्स को। जो इलेक्टोर्स हैं इनकी जो टोटल संख्या है वो है, नंबर्स है वो है 50,000। तो 40,000 हमने ग्रीवियंसेस एंड डिमांड्स देखी थी, जो थर्ड स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव थे लेके गए थे। तो इनकी संख्या कितनी, 50,000 इलेक्टोर्स। अब ये जो इलेक्टोर्स हैं ये फिर नेशनल असेंबली के मेंबर्स को चुनती है, और जिनकी संख्या क्या है, 745। ठीक है। तो अब हम बुक की तरफ देखेंगे कि बुक क्या कहती है। तो साथ में जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हो गया तो एक डिक्लेरेशन हुआ, यानी कि जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया कि राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन्स, यानी कि मैन और सिटीजन, सिटीजन में फिर सभी आ गए, यानी कि मेन फोकस किस पे किया गया है, मैन पे। और वो क्या राइट्स दिए गए, SOLE, है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, राइट टू लाइफ, इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो SOLE मैं अभी आपको समझाऊंगा ये। और ये मतलब ये स्टेट गवर्नमेंट की ये ड्यूटी है, यानी कि वहां की गवर्नमेंट की ड्यूटी है, कॉन्स्टिट्यूशन की ड्यूटी है कि जो लोगों के जो राइट्स हैं, जो कि नेचुरल है और इनएलिनिएटेड है, यानी कि उनको आप अलग नहीं कर सकते हो, जुदा नहीं कर सकते हो, तो उसकी प्रोटेक्शन करने की जिम्मेदारी जो है वो सरकार की है। ठीक है। तो ये हमने इसमें देखना है आज के उसमें। फिर हम ये देखेंगे कि ये टॉपिक्स किस तरीके से दिए हुए हैं, ये क्या है, हम इनको समझने की कोशिश करेंगे। तो आप सबसे पहले अब हम देखते हैं कि आपकी बुक क्या कहती है। द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791। इट्स मेन ऑब्जेक्ट वाज टू लिमिट द पावर ऑफ द मोनार्क किंग। These powers, instead of being concentrated in the hands of one person, यानी कि अब एक जगह कंसंट्रेट नहीं की गई ये सारी पावर को, were now separated and assigned to different institution। आप सिविक्स में इसी साल आप देखेंगे 4th चैप्टर द वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस, है ना, उसमें आप इंस्टीट्यूशन को और बेहतर तरीके से समझेंगे, जो आपके 10th में भी बेस बनेगा। इंस्टीट्यूशन यानी जो JEL, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड, अभी के लिए आप इतना समझे, लेजिस्लेटिव। द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। प्यारे बच्चों इसको हमेशा याद रखना कि आप इसको JEL ही बोलें। इन्होंने उल्टा लिखा है, लेकिन जब आप डायग्राम में देखेंगे तो इन्होंने फिर JEL ही लिखा है, तो इससे हमें याद रहता है कि क्या है 1 by 1। दिस मेड फ्रांस अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, और आई होप कि आपको पता है। फिगर 7 एक्सप्लेन्स हाउ द न्यू पॉलिटिकल सिस्टम वर्कड। अब आप देखेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे J लिखा है, यहाँ पे E है, यहाँ पर लेजिस्लेटिव है। इनकी जो टोटल जो काउंटिंग है दैट इज 745 मेंबर्स इसमें चुने जा सकते हैं नेशनल असेंबली में। यहाँ पे 50,000 मैन है, और इनको कौन चुनता है, एक्टिव सिटीजन एंटाइटल्ड टू वोट अबाउट 4 मिलियन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ 28 मिलियन। वो तो हमें पता ही है। पैसिव कितने हो गए, 3 मिलियन, और रेस्ट जो है वो इस कैटेगरी में आ रहे हैं। तो लेजिस्लेचर की कंट्रोल में है किंग, लेजिस्लेचर की कंट्रोल में है जितने भी मिनिस्टर्स हैं। इलेक्टोर से चुन रहे हैं यहाँ पर इनको, जो भी जजेस हैं जो न्याय करेंगे, और इलेक्टोर से चुन रहे हैं जो लेजिस्लेटिव। तो ये इसका एक सिस्टम है। अब हम देखते हैं आगे जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 वेस्टेड यानी फिक्स कर दी, मतलब फिक्स कर दिया उस चीज को। द पावर टू मेक लॉज इन द नेशनल असेंबली, यानी कि अब जो भी कानून बनेंगे वो नेशनल असेंबली में ही बनेंगे, राजा के पास कोई एब्सोल्यूट पावर नहीं है। विच वॉज इनडायरेक्टली इलेक्टेड, आपको पता है। This is citizen voted for a group of electors who in turn choose the assembly. Not all citizens, however, had the right to vote.
Only men above 25 years of age who paid taxes equal at least 3 days of a laborer's wage were given to the status of active citizen. That is, they were entitled to vote. यानी कि जो कम से कम 3 दिन की, ये 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, एक्टिव में जो कंडीशन है वो क्या है, 3 days wages as a tax. The remaining man and all women were classed as passive citizens. टू क्वालिफाई एज एन इलेक्टोर्स, अब जो इलेक्टोर्स हैं वो कौन बनेंगे, जो और ज्यादा टैक्स देते हैं, जो ज्यादा टैक्स देते हैं, वही पैसा है ना, इन्फ्लुएंशियल चीजें जो आज भी मतलब हम देखते हैं कई जगह पे, तो पैसे से यहाँ पे इसको मतलब हर जगह पे इसका एक जो पैरामीटर लगाया वो पैसे से ही लगाया। तो इलेक्टोर्स होने के लिए देना मेंबर ऑफ द असेंबली, और मेंबर ऑफ असेंबली होने के लिए अ मैन हैड टू बिलोंग टू द हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर, यानी जो जितना ज्यादा टैक्स पे करेगा उसके उतने ही ज्यादा चांसेस हैं एज अ इलेक्टोर्स एंड एज अ नेशनल असेंबली मेंबर। अब आप देखेंगे द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन विद अ डिक्लेरेशन। अब एक ये मतलब उसने डिक्लेरेशन यानी कि ये उसने चेतावनी दे दी है या फिर उसने कह दिया है कि ये होगा, है ना, फरमान जारी कर दिया है, ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, राइट्स सच एज राइट टू लाइफ, है ना। अब आप इसको याद रखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन विद डिक्लेरेशन, राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन, सोल SOL, स्पीच एस फॉर स्पीच, राइट टू स्पीच, है ना, ओपिनियन, लाइफ, राइट टू लाइफ, एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो ये सब इक्वल हैं। फिर आप देखेंगे दीज आर नेचुरल एंड इनएलिएनेबल। इनएलिएनेबल यानी कि हम कहते हैं ना एलियन है, यानी दूसरे ग्रह से आए या फिर जो जुदा हो सकता है। इनएलिएनेबल यानी जिसको आप जुदा नहीं कर सकते हो। ड्यूटी ऑफ द स्टेट इज टू प्रोटेक्ट दीज राइट्स, ठीक है। राइट सच एज द राइट टू लाइफ, freedom of speech, freedom of opinion, equality before law were established as natural and inalienable rights. That is, they belong to each human being by birth and could not be taken away. यानी by birth उनको मिला है ये सभी को, जो भी citizen of France है, और उनको हटाया नहीं जा सकता है। It was the duty of the state यानी government, to protect each citizen's natural right. तो ये उनकी एक जिम्मेदारी है कि उनके जो नेचुरल राइट्स हैं इनको प्रोटेक्ट करें। अब आप देखेंगे प्यारे बच्चों नेक्स्ट इसमें रीडिंग पॉलिटिकल सिंबल्स, और आपको पता है कि ये जो सिंबल्स हैं इनको आप समझिए, इनको रोमांटिसिज्म बोलते हैं ना। अभी आप 10th में देखेंगे तो हम थोड़ा थोड़ा उसके तहत हम सीख लेते हैं। रोमांटिसिज्म क्या होता है, जब हम कविताओं के द्वारा या सॉन्ग्स के द्वारा, म्यूजिक के द्वारा या कोई हम ऐसा सिंबल बना दे, जैसे जब भी हम अपने तिरंगे को देखते हैं तो हमारे मन में एक राष्ट्रीय भावना उत्पन्न होती है, तो उसको बोलते हैं रोमांटिसिज्म, है ना। तो ये क्या है, यानी कि जहां पे भी आपको रेड कैप दिखे, तो ये सिंबल था फ्रांस में। रेड कैप जो स्लेव लोग थे, जब उन्होंने अपनी फ्रीडम डिक्लेयर की तो उन्होंने रेड कैप डालनी शुरू कर दी थी, जिसको बोला गया था फ्रिंजेस, है ना, यानी कि PHRY फ्री। एक तो होता है FRII, एक फ्री FHRY जिन्स, फ्रिजियंस कैप। तो ये रेड कैप होती है और ये लिबर्टी को शो करती है, यानी कि आजादी। इसी तरीके से ब्रोकन चेन, आपको पता है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी में भी जब आप देखेंगे तो ब्रोकन चेन यानी कि ये भी लिबर्टी को शो करती है। यानी कि दोनों चीजें जो है, अगर आपको क्वेश्चन में पूछ लिया जाए ब्रोकन चेन क्या कहती है, रेड कैप क्या करती है, क्या डिनोट करती है, तो आप क्या बताएंगे, लिबर्टी यानी कि आजादी, फ्रीडम। फिर ये आप देखेंगे कुछ लकड़ियां हैं एक साथ इकट्ठी कर रखी है, यूनाइटेड, और उसको फिर बांधा हुआ है। ये क्या शो करती है, ये शो करती है यूनिटी, राइट, स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी, यानी कि आपको पता है एकता में ही शक्ति है। ये आप देखेंगे एक ट्रायंगल, इसके अंदर एक आंख बनी हुई है और सूरज की ये रोशनी जो है उसकी तरह ये निकल रही है। तो ये जो आंख है ये दिखा रही है नॉलेज को, है ना, तो मतलब कि नॉलेज को स्प्रेड करना है। स्टैंड्स फॉर नॉलेज। द रेज ऑफ द सन, यानी कि जो रेज निकल रही है सन की, विल ड्राइव अवे द क्लाउड्स ऑफ इग्नोरेंस, यानी कि क्लाउड किस चीज की, इग्नोरेंस, अज्ञानता की जो क्लाउड जो है वो ये जो रेज है वो उसको दूर कर रही है, राइट। दिस इज, ये आप देखेंगे एज अ पावर, सिंबल ऑफ द किंग और मोनार्क और अथॉरिटी, राइट, सिंबल्स ऑफ द रॉयल पावर। तो ये बिल्कुल अलग है, ये यूनिटी में आप देख रहे हैं दोनों रिजेंबल हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको ये अलग से पता चल जाएगा कि यहाँ पे लकड़ियां इकट्ठी की हुई हैं और दिस इज समथिंग गोल्ड का बना हुआ है। फिर आप देखेंगे ये जो है, दिस इज फ्रांस का जो
फ्रांस का जो तिरंगा है प्यारे बच्चों, हमारा तो हॉरिजॉन्टल है ना, सबसे पहले हम देखते हैं ऑरेंज, फिर व्हाइट, फिर ग्रीन। इनका क्या है, इनका वर्टिकल है। तो सबसे पहले जो स्टूडेंट, जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था तो मैं ब्लू पेन से लिखता था, है ना। फिर जब मैंने अपनी जॉब के लिए प्रिपरेशन करी तो व्हाइट पेपर्स में मैं उसमें मतलब पढ़ के मैंने चीजों को और समझा। उसके बाद मैं एक टीचर बन गया और फिर मैंने रेड पेन से काम करना शुरू कर दिया। तो जो फ्रांस का जो नेशनल जो वहां का फ्लैग है वो पहले ब्लू वर्टिकल में, फिर व्हाइट। अब ये कलर इस तरीके का, लेकिन ये व्हाइट एंड देन रेड। तो प्लीज इसको आप रिमेंबर रखें कि जो नेशनल फ्लैग है फ्रांस का वो कैसा है, यानी कि पहले ब्लू एज अ स्टूडेंट, फिर जब हम तैयारी करते हैं किसी चीज की प्रिपरेशन जिसमें हम ब्लैंक होते हैं, व्हाइट पेपर्स पे लगे रहते हैं, उसके बाद हम जब टीचर बन जाते हैं तो हमारे पास रेड पेन हो जाता है। तो दिस इज दैट। ये आप देखेंगे प्यारे बच्चों, ये लॉ को रिजेंबल कर रहा है, यानी कि लॉ को डिनोट कर रही है। परी वाली जो एंजल आप देख रहे हैं, आप यहाँ पे देखेंगे जो डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन्स है, ये जो है ये लॉ को डिनोट कर रहे हैं। और ये जो लेडी है ये डिनोट कर रही है फ्लैग को, यानी फ्रांस को, फ्लैग को नहीं सॉरी फ्रांस को। आप देखेंगे ब्लू रेड, और मतलब उनका जो कलर है दैट इज व्हाइट। तो इस तरीके से इसको दिखाया गया है कि फ्रांस, और ये जो है इसको दिखाया गया है एज अ लॉ, है ना, ये लॉ को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पर भी वो लॉ को रिप्रेजेंट कर रही है। फिर आप देखेंगे ये क्या है, मतलब बनाया हुआ टेबल, आप इसको कह सकते हैं एज अ टेबलेट। द लॉ इज द सेम फॉर ऑल, यानी कि ये क्या डिनोट कर रहा है, लॉ जो है वो सबके लिए बराबर है, इक्वलिटी ऑफ लॉ, है ना, एवरीबडी इज इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ। तो प्यारे बच्चों ये हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है। आपको याद रखना है कि इसमें यूनिटी वाला क्या है, और रॉयल पावर क्या है, और ट्राइंगल क्या है, और उसमें रेस क्या है जो क्लाउड ऑफ इग्नोरेंस को दूर कर रही है ना। और फिर आपको देखते हैं रेड कैप और ब्रोकन चेन, दैट इज लिबर्टी, फ्री, है ना। फिर वो जो एंजल है वो बैठी हुई है, तो वो क्या शो कर रही है, फ्रांस के लॉ को शो कर रही है। फिर आप देखेंगे फ्रांस का जो उनका फ्लैग है वो कैसा है, ब्लू व्हाइट एंड रेड। और फिर आप देखेंगे टेबलेट जो दिखाता है कि सभी जो है कानून के सामने बराबर है। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हमारा थर्ड यूनिट इसमें स्टार्ट होगा, फ्रांस एबॉलिशेस मोनार्की एंड बिकम अ रिपब्लिक। तो हम जानेंगे कि हमने देखा मोनार्की क्या होता है, फिर हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की क्या होता है, अब हम देखेंगे रिपब्लिक क्या होता है नेक्स्ट वीडियो में। तो दिस इज फॉर योर क्लिक प्यारे बच्चों। या इसमें आपको एक डेट याद रखनी है, दैट इज 1791 कॉन्स्टिट्यूशन बनके इनका तैयार हुआ था। तो उसके लिए आप इसी में से ये एड ऑन करेंगे वन डेट, दैट इज 1791 कंप्लीट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड दिस इज फॉर योर क्लिक। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।